Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर बेसिस एंड डायमेंशन पे डिस्कशन का थर्ड पार्ट है। लेक्चर के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जो थ्योरम्स हमने डिस्कस करी हैं, आज के लेक्चर में उन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम देखेंगे। बेसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपको कोई सेट दे रखा है और उसे प्रूव करना है कि ये गिवन वेक्टर स्पेस की बेसिस है, तो आपको दो कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी। एक तो S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा S जनरेट्स V, दैट मीन्स लीनियर स्पान ऑफ S इज इक्वल टू V। आप V का कोई भी एलिमेंट लें, it should be expressible as linear combination of elements of S। तो ये दोनों कंडीशंस यूज़ करके आप प्रूव कर सकते हैं कि S इज बेसिस। इसके अलावा लास्ट लेक्चर्स में जो हमने थ्योरम्स यूज़ करी थी रेफरेंस के लिए, वो उनके स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं। तो पहली थी एग्जिस्टेंस थ्योरम, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस और बेसिस एग्जिस्ट्स फॉर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। दूसरी हमने करी थी इनवेरियंस थ्योरम कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की कोई सी भी दो बेसिस ले लें तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है। एनी टू बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक्सटेंशन थ्योरम हम कर चुके हैं कि every linearly independent subset of a finite dimensional vector space is either a basis or it can be extended to form a basis of V। तो ये थ्योरम्स भी as and when required हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं। दो और थ्योरम्स जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होंगी वो यहाँ दी हुई हैं। यह है इन एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज अ बेसिस ऑफ V। अब ये थ्योरम करने के बाद देखिए, अगर आपको दिया हुआ है कि वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल है, साथ में जो सेट दिया हुआ है उसमें भी n ही वेक्टर्स हैं, तो जस्ट अगर आप उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर देते हैं तो वो हो जाएगा बेसिस ऑफ V। तो एक्चुअली बेसिस के लिए दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन n डायमेंशनल स्पेस के लिए अगर सेट में आपको पता है कि n ही एलिमेंट्स हैं और वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाती है। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करके आप कह सकेंगे कि n वेक्टर्स वाला जो सेट है दैट इज़ द बेसिस, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरी थ्योरम ये है कि इन एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस if a set of n vectors spans V, then it will be a basis of V। यहाँ भी यही है कि वेक्टर स्पेस अगर n डायमेंशनल हो और गिवन सेट में भी n वेक्टर्स ही दे रखे हों, तो अगर वो सेट वेक्टर स्पेस को स्पान करता है, दैट मीन्स अगर LS इज इक्वल टू V वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सिर्फ इसी कंडीशन के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो सेट है n वेक्टर्स का इट विल बी अ बेसिस। ये कंडीशन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स दोनों में से एक कंडीशन आप चेक कर लेते हैं, वो बेसिस के लिए सफिशेंट होगा अगर आपकी वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल हो और साथ में उसमें n वेक्टर्स हों। तो दोनों में से एक कंडीशन को चेक करना सफिशेंट है बेसिस प्रूव करने के लिए। अब इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ आपको पता लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ R2। तो ये दो सेट्स हमें दे रखे हैं, पहला ये और दूसरा ये वाला सेट। इनमें से कौन सा बेसिस फॉर्म करता है ये हमें पता लगाना है। तो अब बेसिस के लिए आपको दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं। सेट एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर ये बेसिस है, और दूसरा इसे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए, दैट मीन्स LS शुड बी इक्वल टू V। तो हम पहला सेट लेते हैं जिसमें दो आपके पास वेक्टर्स हैं।
पहले वेक्टर को हम अल्फ़ा 1 और दूसरे वेक्टर को अल्फ़ा 2 मान रहे हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हम इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको ज़ीरो वेक्टर के बराबर पुट करेंगे। तो a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 को हमने पुट किया इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो अब आप देखिए a1 और ये अल्फ़ा 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, a2 इंटू अल्फ़ा 2 और यहाँ ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा 0 0। अब आप देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आएगा a1 प्लस 3a2, सेकेंड पोजीशन पे 2a1 प्लस 4a2। तो ये आपको इस तरह से आ जाएगा एंड दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। इससे दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, a1 प्लस 3a2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी 2a1 प्लस 4a2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमको मिल गई। अब इसको मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ से कोफिशिएंट आपके पास आ जाएंगे 1 3 2 एंड 4। ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स और ये अपनी ज़ीरो मैट्रिक्स। ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आई है इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये कंडीशन होती है कि इस केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब शून्य हल एकमात्र हल हो इस इक्वेशन का, उसकी कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट a शुड बी नॉन ज़ीरो। तो अपने केस में डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये जो आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन थी इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0। कोई भी नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब आप देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 इज इक्वल टू 0। मतलब अटैच्ड हर एक स्केलर 0 के बराबर होने पर ही ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ये लीनियर इंडिपेंडेंस की कंडीशन है। तो अब हम कह सकते हैं कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बेसिस की फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है कि आपका सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया है। वेक्टर स्पेस हमें दी हुई थी R2। वेक्टर स्पेस R2 एक स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 2 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड बेसिस ये होती है, इसमें दो वेक्टर्स हैं 1 0 एंड 0 1। आप इनवेरिएंस थ्योरम यूज़ करेंगे तो इसकी हर बेसिस में दो ही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे और डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, इसलिए डायमेंशन ऑफ R2 इज इक्वल टू 2। हम थ्योरम में देख चुके हैं कि अगर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन आपके पास n है, गिवन सेट में भी n वेक्टर्स अगर हैं और वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो वो फॉर्म करता है वेक्टर स्पेस की बेसिस। तो आप देखिए यहाँ डायमेंशन हमें पता है, R2 का डायमेंशन 2 है। जो अपना गिवन सेट था S, उसमें अपने को दो ही वेक्टर्स दिए हुए थे और उसको हम प्रूव कर चुके हैं कि इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एनी सेट ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ R2 आप लेंगे, इट विल फॉर्म बेसिस। इसलिए जो आपका सेट S है उसमें दो एलिमेंट्स थे और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ द बेसिस ऑफ R2। तो यहाँ पर क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस नोन थी, इसलिए हम थ्योरम को यूज़ करके इजीली कह सकते हैं कि ये S इज़ द बेसिस ऑफ R2। अब जिन केसेस में स्टैंडर्ड बेसिस हमें मालूम नहीं होती है, वहाँ हमें बेसिस की सेकंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ती है। दैट मीन्स LS शुड बी इक्वल टू V, लीनियर स्पान ऑफ S शुड बी इक्वल टू V। अब इस कंडीशन के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि V का कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं, इट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो V इस केस में वेक्टर स्पेस आपकी R2 थी, तो R2 का आप कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए AB, ऑर्डर्ड पेयर AB। अब अगर
इसका एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स ऑफ S का, तो AB शुड बी एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो ये होना चाहिए A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2। अब अपने को देखना पड़ेगा कि क्या हम A1 एंड A2 ऐसे स्केलर्स निकाल सकते हैं कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 AB के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि AB इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, और फिर हम कह पाएंगे कि दिस S जनरेट्स R2, और ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इस कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देखिए अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, तो ये A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आपके सेट S के दोनों वेक्टर्स हैं। इससे दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी। फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट A, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ से A1 प्लस 3A2 एंड B विल बी इक्वल टू यहाँ से 2A1 प्लस 4A2। तो ये दो इक्वेशंस आपको मिल रही हैं। इनको सॉल्व करके हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी A1 एंड A2 की। तो आप देखिए B माइनस 2A1 करते हैं, B माइनस 2A अगर करते हैं तो ये टर्म्स A1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास B माइनस 2A रह जाएगा 4 माइनस 6A2। इससे आप A2 कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपके पास A2 की वैल्यू आ गई है विच इज़ अ रियल नंबर। A1 निकालने के लिए ये A2 आपका आ चुका है। अब A1 निकालने के लिए ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आप A2 सब्सटीट्यूट कर लीजिए, तो A1 हो जाएगा आपके पास A माइनस 3A2। A2 ये ऊपर से सब्सटीट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ अगेन अ रियल नंबर। तो हमने AB को A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 लिया था। अब ये A1 एंड A2 की वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो AB को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। AB था एनी एलिमेंट ऑफ R2, तो हम कह सकते हैं कि आप R2 का कोई सा भी एलिमेंट लें, ईच एलिमेंट ऑफ R2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, जो कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 थे। अब R2 का हर एलिमेंट S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसलिए LS इज इक्वल टू R2। ये बेसिस की सेकेंड रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। देखिए S लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने ऑलरेडी शो कर दिया था, LS इज इक्वल टू R2 है। बेसिस की दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं, सो दिस इम्प्लाइज S इज द बेसिस ऑफ R2। तो इस तरीके से अगर आपको स्टैंडर्ड बेसिस पता नहीं हो तो ये वाली कंडीशन LS इज इक्वल टू R2 आप चेक करके, मतलब S वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, इन दोनों कंडीशंस को प्रूव करके आप कह पाएंगे कि S इज द बेसिस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। अब इसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ हमें ये सेट दे रखा था, हमें चेक करना है कि ये बेसिस है या नहीं। अब इस सेट में ज़ीरो वेक्टर आ रहा है और हम जानते हैं कि किसी भी सेट में अगर ज़ीरो वेक्टर आए तो वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। इसलिए ये जो आपका गिवन सेट है सेकंड वाला, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा बिकॉज इट कंटेन्स द ज़ीरो वेक्टर। और ये सेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इट कैनॉट बी द बेसिस ऑफ R2, क्योंकि बेसिस होने के लिए ज़रूरी है कि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लीनियरली डिपेंडेंट होने की वजह से ये सेट जो है इट विल नॉट फॉर्म अ बेसिस ऑफ R2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर हमको दो सेट्स दे रखे हैं जिनके एलिमेंट्स पोलिनोमियल्स हैं। आपको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पोलिनोमियल्स forms a basis of the vector space P2x। अब ये जो वेक्टर स्पेस P2x है इसके एलिमेंट्स हैं पोलिनोमियल्स ओवर द फील्ड R, ऐसे पोलिनोमियल्स जिनके कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं विथ डिग्री एट मोस्ट 2, जिनकी डिग्री अधिक से अधिक 2 के बराबर है।
तो हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन से सेट P2X की बेसिस फॉर्म करें। तो हम पहला सेट लेते हैं। तो पहले सेट में जो 3 पोलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं उसमें से पहले को अल्फ़ा 1, दूसरे को अल्फ़ा 2 एंड तीसरे को अल्फ़ा 3 से हम डिनोट करेंगे। बेसिस के लिए सबसे पहले इसकी लीनियर इंडिपेंडेंस हम चेक करेंगे। उसके लिए तीनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया और उसको 0 के बराबर पुट किया। तो A1 ये आपका अल्फ़ा 1 है, पहला पोलिनोमियल, A2 अल्फ़ा 2, दिस इज द सेकंड पोलिनोमियल, एंड A3 अल्फ़ा 3। इसको 0 के बराबर पुट करना है। तो यहाँ जो 0 है वो आपका 0 पोलिनोमियल होगा, दैट इज 0 प्लस 0x प्लस 0x²। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप x की वेरियस पावर्स की जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स कलेक्ट करिए। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ से आएगी A1, देन प्लस A2 एंड प्लस A3। तो ये कांस्टेंट टर्म आ गई। उसके बाद x का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा -3A1, यहाँ से प्लस A2 और यहाँ से -7A3। तो ये आपके पास x वाली टर्म आ गई। और इसी तरीके से x² वाली जो टर्म है इसका कोफिशिएंट यहाँ से 2A1, देन 4A2 और यहाँ पर x² वाली टर्म नहीं है तो ये 0A3 आपको मिल जाएगा। तो ये x² वाली टर्म आपके पास आ गई एंड दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0x प्लस 0x²। अब इसको आप मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 इक्वेशंस आपके पास यहाँ बनेंगी। A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, -3A1 प्लस A2 माइनस 7A3 इज इक्वल टू 0 एंड 2A1 प्लस 4A2 प्लस 0A3 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को लेते हुए आप मैट्रिक्स इक्वेशन बना लीजिए ऑफ द फॉर्म AX इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एंड दिस इज द 0 मैट्रिक्स। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करिए। तो डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने का मतलब है कि इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स हम A1, A2 एंड A3 ऐसे निकाल सकते हैं विच आर नॉट ऑल 0 एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। तो वी कैन फाइंड A1, A2, A3 नॉट ऑल 0 satisfying this condition। अब ये आपकी लीनियर डिपेंडेंस की कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। और जैसे ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ बेसिस, क्योंकि बेसिस का पहला ही रिक्वायरमेंट लीनियर इंडिपेंडेंस है। तो बिकॉज दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, it is not a basis of this vector space P2X। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें प्रूव करना है कि अगर ये सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 वेक्टर्स अल्फा, बीटा एंड गामा, इफ दिस सेट इज अ बेसिस ऑफ V3R, then the set S dash again consisting of 3 vectors alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha, this is will also be a basis of V3R। अब सॉल्यूशन के लिए देखिए, क्योंकि S हमें दे रखा है बेसिस, तो डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, जो कि यहाँ 3 के बराबर है, इसलिए डायमेंशन ऑफ V3R विल बी इक्वल टू 3। जो थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव करी थी उसे हम यूज़ करेंगे कि डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस अगर 3 है तो एनी सेट ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आप लेते हैं, इट विल ऑल्सो फॉर्म अ बेसिस। तो अगर हम प्रूव कर देते हैं कि S डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगा सेट ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और हम कह सकेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ बेसिस ऑफ V3R। So to prove that S dash is a basis of V3R,
अपने को सिर्फ यही दिखाना होगा कि S डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब आप देखिए S डैश के ये जो 3 वेक्टर्स थे इनको हम अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और 0 के बराबर पुट करेंगे। तो ये देखिए A1, ये पहला वेक्टर अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया। अब इसमें से देखिए अल्फ़ा वाली टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। अल्फ़ा 2 जगह आ रहा है तो अल्फ़ा का कोफिशिएंट हो जाएगा A1 प्लस A3। इसी तरीके से बीटा भी 2 जगह आ रहा है तो इसका कोफिशिएंट A1 प्लस A2। गामा भी आपको 2 जगह मिल रहा है तो ये हो जाएगा A2 प्लस A3 गामा एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आ रहा है। अब अल्फ़ा, बीटा एंड गामा बेसिस वेक्टर्स होने की वजह से लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी हो सकता है जब इनके साथ एसोसिएटेड हर एक स्केलर 0 हो। दैट मीन्स A1 प्लस A3 0 होना चाहिए, A1 प्लस A2 0 होना चाहिए एंड A2 प्लस A3 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो इससे अपने को 3 इक्वेशंस मिलेंगी A1, A2 एंड A3 में। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था। अब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए। तो ये डिटर्मिनेंट आ रहा है आपके पास 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ट्रिवियल सॉल्यूशन विल बी द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द अबाव इक्वेशन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन मीन्स A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0 एंड A3 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो ये तीनों 0 होंगे और यही हल, शून्य हल, एकमात्र हल होगा। तो अब देखिए हमने A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 लिया था और ये 0 तभी हो पा रहा है जब A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0 एंड A3 इज इक्वल टू 0। मतलब इनके साथ एसोसिएटेड हर एक स्केलर की वैल्यू 0 हो। ये लीनियर इंडिपेंडेंस की कंडीशन होती है। इट मीन्स ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 को कंटेन करने वाला सेट S डैश था, तो ये सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें 3 वेक्टर्स हैं और गिवन वेक्टर स्पेस का डायमेंशन भी 3 था। तो एनी सेट ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विल फॉर्म अ बेसिस। तो हम कह सकते हैं कि दिस सेट will also be a basis of V3R. This ends our discussion on basis and dimension. Thank you for watching.